और यह एक ऐसी घटना है जो अन्य पुरातात्विक कलाकृतियों की तरह ही मृत सागर के पांडुलिपियों को भी प्रभावित करती है। दशकों तक मृत सागर की पांडुलिपियों को पूरी तरह से समझा हुआ प्रतीत होता था। फिर 2025 में उन्हें दोबारा स्कैन किया गया। जो सामने आया वह पाठ नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ चित्र था जिसे कोई समझा नहीं सका। कुछ शोधकर्ताओं ने तो इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया। अगर इन पांडुलिपियों में जानबूझकर कुछ छिपाया गया था तो यह किसके लिए था, देखते रहिए, क्योंकि यह सदी की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। सन्नाटा तोड़ने वाले ग्रंथ 1947 में एक बेदुइन चरवाहे ने मृत सागर के पास एक गुफा में पत्थर फेंका और कुछ टूटने की आवाज सुनी। उस अंधेरी गुफा के अंदर उसे जो मिला वह मानव इतिहास में प्राचीन ग्रंथों के सबसे गहन अध्ययन किए गए संग्रहों में से एक बन गया। मृत सागर के ग्रंथ रेगिस्तान से उत्तरों के रूप में नहीं, बल्कि 2000 वर्षों के मौन में लिपटे टुकड़ों के रूप में उभरे। विद्वानों ने इस खोज का जश्न मनाया। उन्होंने भजन, भविष्यवाणियां और सामुदायिक जीवन के नियमों का अनुवाद किया। उन्होंने चर्मपत्र की तिथि निर्धारित की और स्याही का विश्लेषण किया। लेकिन विश्वविद्यालयों द्वारा इन ग्रंथों को कांच के पीछे प्रदर्शित करने और शोधकर्ताओं द्वारा इनकी व्याख्या पर कई पुस्तकें प्रकाशित करने के बावजूद कुछ अकादमिक हलकों में एक खामोश बेचैनी बनी रही। कुछ अंश कभी मेल नहीं खाए, कुछ सूत्र कभी सुलझ नहीं पाए। ये पांडुलिपियां कोई एक पुस्तक नहीं थीं। ये कुमरान की चट्टानों में स्थित 11 गुफाओं में बिखरे हुए सैकड़ों टुकड़ों का संग्रह थीं। इनमें से कई बाइबल के ऐसे पाठ थे जो बाद की प्रतियों से पहले से ही ज्ञात थे। अन्य दस्तावेजों में प्रार्थनाएं, कैलेंडर और टीकाएं शामिल थीं, जो उन्हें छिपाने वाले समुदाय के लिए विशिष्ट थीं। लेकिन इन टुकड़ों में ऐसे दस्तावेज भी थे जिन्हें स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करना असंभव था। सांकेतिक भाषा में लिखे गए ग्रंथ, संदर्भहीन सूचियां, इतने धुंधले चित्र कि मानो संयोगवश ही बने हों। प्रारंभिक शोधकर्ताओं ने इन विसंगतियों पर ध्यान दिया और फिर आगे बढ़ गए। वे पांडुलिपियां नाजुक थीं, काम अत्यंत आवश्यक था, सुलझाने के लिए और भी स्पष्ट रहस्य थे। दशकों बीत गए, टुकड़ों की तस्वीरें ली गईं, उन्हें सूचीबद्ध किया गया और जलवायु नियंत्रित सुविधाओं में संग्रहित किया गया। नई प्रौद्योगिकियां सामने आईं। इंफ्रारेड इमेजिंग से ऐसे अक्षर सामने आए जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते थे। मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनिंग से ऐसे क्षतिग्रस्त चर्मपत्रों पर लिखे पाठ का पता चला जिन्हें पारंपरिक तरीकों से पढ़ा नहीं जा सकता था। हर प्रगति ने इन ग्रंथों को लिखने वाले लोगों के जीवन के बारे में नई जानकारी प्रदान की। लेकिन इससे एक और बात भी सामने आई। इस बात का सबूत कि चर्मपत्र पर लिखी हर चीज को देखा नहीं गया था। विद्वानों ने परतों पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ स्थान ऐसे थे जहां स्याही पुराने चिन्हों के ऊपर जमी हुई थी। कुछ स्थान ऐसे थे जहां लिखावट जानबूझकर बाधित प्रतीत होती थी, मानो लेखक ने पहले से मौजूद किसी चीज को ढकने से बचने के लिए विराम लिया हो। 2000 के दशक की शुरुआत तक कुछ विभागों में कानाफूसी होने लगी। जिन शोधकर्ताओं ने इन पांडुलिपियों पर वर्षों बिताए थे, वे एक ऐसी भावना का वर्णन करने लगे जिसे वे पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। एक ऐसी अनुभूति कि ये टुकड़े अपूर्ण इसलिए नहीं थे क्योंकि समय ने उन्हें नष्ट कर दिया था, बल्कि इसलिए कि उन्हें इसी तरह से बनाया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि कुमरान के लेखकों ने अर्थों के भीतर छिपे हुए अर्थों को समाहित किया था, यानी ऐसा ज्ञान जो केवल बेहतर उपकरणों से लैस भावी पीढ़ियों द्वारा ही निकाला जा सकता था। अन्य लोगों ने इसे अकादमिक रोमांटिकता कहकर खारिज कर दिया। ये ग्रंथ प्राचीन थे, वे पवित्र थे, वे दूर बैठे दर्शकों के लिए रची गई पहेलियां नहीं थीं, लेकिन विसंगतियां बनी रहीं। 2008 में यरूशलेम की एक शोध टीम ने एक ऐसे टुकड़े पर
धुंधली ज्यामितीय आकृतियां देखीं जिसे पहले खाली माना जाता था। ये आकृतियां खींची नहीं गई थीं। इन्हें चमड़े पर उकेरा गया था, मानो स्याही लगाने से पहले ही किसी कलम से इन्हें उकेरा गया हो। इस खोज का उल्लेख एक फुटनोट में किया गया और फिर इसे भुला दिया गया। 2012 में एक अन्य टीम ने अनुष्ठानिक पवित्रता के बारे में एक पाठ के हाशिए में दोहराए जाने वाले प्रतीकों को पाया। ये प्रतीक ज्ञात वर्णमालाओं से मेल नहीं खाते थे। इन्हें सजावटी चिन्हों के रूप में सूचीबद्ध करके अलग रख दिया गया। जब भी कोई अजीब बात सामने आती, उसे किसी न किसी तरह से समझा दिया जाता। ये पांडुलिपियां एक अलग थलग समुदाय द्वारा लिखी गई थीं। उनकी अपनी परंपराएं थीं, अपने संकेत थे। हर चीज का कोई न कोई अर्थ होना जरूरी नहीं था, लेकिन जो लोग इन टुकड़ों के सबसे करीब रहकर काम करते थे, उनके बीच की भावना को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था। इन ग्रंथों को जानबूझकर छिपाया गया था, जारों में बंद करके गुफाओं में दबाकर आपदाओं और विजयों के बावजूद सुरक्षित रखा गया था। क्या पता इन्हें बाद में खोजा जाना तय था? क्या पता इन्हें लिनेन और अंधेरे में लपेटने वाले लेखकों को पता था कि एक दिन ऐसे उपकरण मौजूद होंगे जो वह देख सकेंगे, जो पहली शताब्दी में मानव आंखें नहीं देख सकती थीं। 2020 तक सवाल यह नहीं रह गया था कि छिपी हुई परतें मौजूद हैं या नहीं। सवाल यह था कि क्या कोई उन्हें खोजने के लिए तैयार है। इमेजिंग तकनीक एक दशक पहले की कल्पना से कहीं अधिक उन्नत हो चुकी थी। मशीनें अब स्याही के नीचे चर्मपत्र के आर पार और इतनी धुंधली संरचनाओं को भी देख सकती थीं जो मानो भूतों जैसी दिखती थीं। इन पांडुलिपियों को पहले भी स्कैन किया जा चुका था, उन पर अध्ययन किया गया, बहसें हुईं और उन्हें प्रदर्शित किया गया, लेकिन वे कभी सचमुच चुप नहीं रहे थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे और 2025 में आखिरकार किसी ने हमारी बात सुनी। 2025 रीस्कैन परियोजना। डेड सी स्क्रॉल्स को रीस्कैन करने का निर्णय नियमित संरक्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अवशेषों को रखने वाले संस्थानों ने स्पेक्ट्रल विश्लेषण और मशीन लर्निंग में हुई प्रगति का हवाला देते हुए 2025 की शुरुआत में एक संयुक्त इमेजिंग पहल की घोषणा की। इसका घोषित लक्ष्य सीधा साधा था, अब तक निर्मित स्क्रॉलों का सबसे व्यापक डिजिटल संग्रह तैयार करना। भावी पीढ़ियों के लिए इनका संरक्षण सुनिश्चित करें, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करें। भाषा का चयन सावधानी पूर्वक किया गया है। इसका लहजा अकादमिक था, लेकिन इसके समय ने उन लोगों के बीच सवाल खड़े कर दिए जो समझते थे कि नई तकनीक वास्तव में क्या कर सकती है। यह परियोजना कई सुविधाओं में संचालित की गई थी। यरूशलेम, पेरिस, लंदन, हर जगह पर टुकड़ों का अपना अपना संग्रह था और हर टुकड़े को उन इमेजिंग प्रोटोकॉल से गुजारा जाएगा जो पहले कभी नहीं अपनाए गए थे। उपकरण महंगा था, प्रक्रिया धीमी थी। उच्च रिजोल्यूशन वाले सेंसर उन तरंग दैर्ध्यों पर प्रकाश को पकड़ते थे जो मानव आंख को दिखाई नहीं देते थे। एल्गोरिदम ने परावर्तन पैटर्न का विश्लेषण किया, स्याही की संरचना की पहचान की, चर्मपत्र में रेशों का पता लगाया और बनावट और घनत्व में हर सूक्ष्म भिन्नता का मानचित्रण किया। मशीनों ने केवल पांडुलिपियों की तस्वीरें ही नहीं खींची, बल्कि सतह को छुए बिना ही परत दर परत उनका विश्लेषण किया। शुरुआत में काम बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक चला। धुंधले अक्षर स्पष्ट होने लगे, क्षतिग्रस्त किनारों से अधूरे शब्द दिखाई देने लगे। शोधकर्ताओं ने 2 सहस्राब्दियों से लुप्त हो चुके वाक्यों का पुनर्निर्माण किया। प्रत्येक सफलता को प्रलेखित किया गया, प्रत्येक खंड को सूचीबद्ध किया गया। लेकिन वसंत ऋतु के अंत तक कुछ बदल गया। तकनीशियनों ने इमेजिंग डेटा में विसंगतियों की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे पैटर्न जो जात पाठ से मेल नहीं खाते थे। कुछ संरचनाएं केवल विशिष्ट तरंग दैर्ध्यों के अंतर्गत ही दिखाई देती थीं। प्रारंभ में
इन्हें स्कैनिंग प्रक्रिया की त्रुटियां मानकर खारिज कर दिया गया था। डेटा में शोर था, असमान प्रकाश के कारण परछाइयां। मशीनें शक्तिशाली थीं, लेकिन वे परिपूर्ण नहीं थीं। तभी यरूशलेम में एक शोधकर्ता ने संसाधित छवियों की नियमित समीक्षा के दौरान कुछ देखा। एक खंड, जिसे भजन के अंश के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उसमें दिखाई देने वाली स्याही के नीचे धुंधली ज्यामितीय आकृतियां थीं। रेखाएं पतली थीं, लगभग अदृश्य, लेकिन वे इतने सटीक कोणों का अनुसरण कर रही थीं कि वे आकस्मिक नहीं हो सकती थीं। उसने स्कैन दोबारा किया। ज्यामितियां वैसी ही रहीं। उसने उसी गुफा से मिले अन्य टुकड़ों का परीक्षण किया। और भी पैटर्न उभरने लगे। निश्चित अंतरालों पर प्रतिच्छेद करने वाले वृत्त, केंद्रीय बिंदुओं से निकलने वाली रेखाएं, ऐसी आकृतियां जो सुनियोजित, संरचित और सोची समझी प्रतीत होती थीं। इस खोज को परियोजना टीम के भीतर चुपचाप साझा किया गया। अन्य संस्थानों ने भी इसी तरह की विसंगतियों के लिए अपने डेटा की जांच शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में हर जगह से रिपोर्टें आने लगीं। ये पैटर्न किसी एक खंड या एक गुफा तक सीमित नहीं थे। वे कई ग्रंथों में दिखाई दिए, अक्सर उन हिस्सों में जहां दिखाई देने वाली लिखावट साधारण सी लगती थी। ये ज्यामितीय आकृतियां भाषा के प्रवाह का अनुसरण नहीं करती थीं। वे स्वतंत्र रूप से विद्यमान थीं, धर्म ग्रंथों और प्रार्थना जैसी छिपी हुई वास्तुकला के नीचे परत दर परत मौजूद थीं। कुछ टुकड़ों में केवल आंशिक आकृतियां दिखाई दे रही थीं, मानो डिजाइन फटे हुए चर्मपत्र के किनारों से आगे तक फैला हुआ हो। अन्य टुकड़ों में पूर्ण आरेख दिखाई दे रहे थे, जिनका दशकों के पूर्व शोध में कभी उल्लेख नहीं किया गया था। गर्मियों तक परियोजना दल को एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये पैटर्न निर्विवाद थे, इन्हें मापा जा सकता था और स्कैन के दौरान इन्हें दोहराया जा सकता था, लेकिन कोई भी यह नहीं समझा सका कि वे क्या दर्शाते थे। ये आकृतियां उस काल के ज्ञात प्रतीकों से मेल नहीं खाती थीं। वे अन्य प्राचीन ग्रंथों में पाए जाने वाले चित्रों से भी मिलती जुलती नहीं थीं। वे किसी विशाल चीज का हिस्सा प्रतीत होते थे, ऐसी चीज जिसे पूरी तरह समझने के लिए कई टुकड़ों की आवश्यकता थी। और वे टुकड़े 2000 वर्षों से बिखरे हुए थे। बैठकें लंबी होने लगीं, बातचीत धीमी होने लगी। जिन शोधकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन इन पांडुलिपियों का अध्ययन करने में बिताया था, वे खुद को ऐसी छवियों को घूरते हुए पाते थे जिनकी वे व्याख्या नहीं कर सकते थे। कुछ लोगों का तर्क था कि ये पैटर्न महज सजावटी तत्व थे, जिनका इस्तेमाल शायद लेखकों ने शब्दों के बीच की दूरी तय करने या अनुभागों को चिह्नित करने के लिए किया होगा। अन्य लोगों ने अलग अलग ग्रंथों में इनकी गणितीय एकरूपता की ओर इशारा किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये पैटर्न किसी अलंकरण के बजाय किसी उद्देश्य से बनाए गए थे। एक छोटे समूह ने यह सोचना शुरू कर दिया कि क्या इन पैटर्नों को जानबूझकर छिपाया गया था ताकि तकनीक के इतना उन्नत होने तक ये नजरों से बच सकें कि इनका पता लगाया जा सके। सितंबर में पेरिस के एक तकनीशियन ने एक ऐसा टुकड़ा अलग किया जिसने पूरी परियोजना का रुख बदल दिया। चर्मपत्र छोटा था, बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और पहले इसे इतना खराब माना जाता था कि इसमें कोई उपयोगी पाठ नहीं हो सकता था। लेकिन नई इमेजिंग से कुछ असाधारण बात सामने आई। धुंधली स्याही और जमा अवशेषों की परतों के नीचे एक ऐसा चित्र था जो अन्य टुकड़ों में देखे गए चित्रों से बिल्कुल अलग था। यह पूर्ण सम्मित सटीक था और इसके चारों ओर ऐसे प्रतीक बने थे जो स्क्रॉल में कहीं और दिखाई नहीं देते थे। तकनीशियन ने बिना किसी टिप्पणी के यह चित्र परियोजना निदेशक को भेज दिया। निदेशक ने फाइल खोली, कुछ मिनटों तक उसका अध्ययन किया, फिर दस्तावेज को बंद कर दिया और उसे एन्क्रिप्टेड एक्सेस के पीछे लॉक कर दिया। कोई घोषणा नहीं की गई, कोई प्रकाशन तैयार नहीं किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर कुछ शोधकर्ताओं को चुपचाप परियोजना से हटा दिया गया।
पहुंच संबंधी प्रोटोकॉल को सख्त कर दिया गया और वह अंश जो समझ से परे था वह अंश बन गया जिस पर किसी को भी चर्चा करने की अनुमति नहीं थी। वह आरेख जिसने सब कुछ बदल दिया। यह टुकड़ा लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा था। इसके किनारे अनियमित थे जो सदियों पहले हाथों या समय या दोनों के कारण फटे हुए प्रतीत होते थे। इसकी सतह पर दिखाई देने वाला पाठ बहुत कम था। हिब्रू लिपि में कुछ शब्द बुरी तरह धुंधले पड़ चुके हैं जो देखने में किसी प्रार्थना या आशीर्वाद का हिस्सा लगते हैं। दशकों तक इसे अन्य क्षतिग्रस्त टुकड़ों के साथ रखा गया था जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन के लिए बहुत खंडित माना गया था। लेकिन सतह की ऊपरी परत के नीचे, जिसे दृश्य प्रकाश से परे तरंग दैर्ध्य पर मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग के माध्यम से ही उजागर किया जा सकता है, कुछ ऐसा छिपा था जो प्राचीन दुनिया से संबंधित नहीं था। यह आरेख संकेंद्रित वृत्तों से बना था जिन्हें त्रिज्या रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदित किया गया था। पहली नजर में यह बाद के कालखंडों के खगोलीय चार्ट ग्रहों की गति के मॉडल या खगोलीय मानचित्रण जैसा दिखता था, लेकिन इस व्याख्या के लिए अनुपात उपयुक्त नहीं थे। ये वृत्त कक्षीय पथों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इनका विभाजन आकाश में दिखाई देने वाले पैटर्न पर आधारित नहीं था। इसके बजाय ज्यामिति उन अनुपातों का अनुसरण करती थी जो चौंकाने वाली सटीकता के साथ दोहराए जाते थे। प्रत्येक प्रतिच्छेदन बिंदु गणितीय संबंधों के अनुरूप था जो 2000 वर्ष पूर्व के लेखकों के लिए सुलभ नहीं होना चाहिए था। संवर्धित छवियों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने ऐसे विवरण देखे जिनसे रहस्य और गहरा गया। रेखाएं हाथ से नहीं खींची गई थीं। उनकी मोटाई में कोई भिन्नता नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, कोई सुधार नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें सटीकता के लिए डिजाइन किए गए औजारों से उकेरा गया था, शायद उन उपकरणों द्वारा निर्देशित किया गया था जो यांत्रिक सटीकता के साथ कोणों और दूरियों को मापते थे। वृत्त एक दूसरे के भीतर इस प्रकार समाहित थे कि ऐसा प्रतीत होता था मानो जानबूझकर दूरी रखी गई हो, मानो प्रत्येक वलय एक चरण या सीमा का प्रतिनिधित्व करता हो। ज्यामितीय संरचनाओं के बीच प्रतीकों के समूह स्थित थे। इन प्रतीकों की तत्काल पहचान करना असंभव था। ये किसी भी जात प्राचीन वर्णमाला के अक्षर नहीं थे। ये मान्यता प्राप्त प्रणालियों में प्रयुक्त अंक नहीं थे। कुछ अमूर्त प्रतीकों, त्रिभुजों, अर्धचंद्राकार आकृतियों, छोटी रेखाओं से जुड़े बिंदुओं की व्यवस्थाओं से मिलते जुलते थे। अन्य लगभग चित्रात्मक प्रतीत होते थे जो ध्वनियों के बजाय वस्तुओं या अवधारणाओं का संकेत देते थे। कुछ रचनाएं अधूरी प्रतीत हुईं, मानो उनमें किसी व्यापक प्रतीकात्मक शब्दावली का केवल एक भाग ही संरक्षित हो। शोधकर्ताओं ने उनकी तुलना प्राचीन लेखन प्रणालियों के डेटाबेस से की। कोई मेल नहीं मिला। ये प्रतीक अलग थलग मौजूद थे, केवल इसी आरेख से जुड़े हुए थे और लिखित इतिहास में कहीं और नहीं। इस आरेख को वास्तव में विचलित करने वाली बात इसका अन्य टुकड़ों से संबंध था। जब शोधकर्ताओं ने इमेजिंग डेटा का आपस में मिलान करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि जिन टुकड़ों को पहले असंबंधित माना जाता था उनमें भी समान ज्यामितीय पैटर्न के आंशिक संस्करण मौजूद थे। गुफा 4 से मिले एक टुकड़े में समान त्रिज्या अनुपात वाला एक चौथाई वृत्त दिखाया गया था। गुफा 1 से मिले एक छोटे टुकड़े में 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखाई गईं, जिनके कोण पूर्ण चित्र में दिए गए कोणों से मेल खाते थे। एक क्षतिग्रस्त स्क्रॉल के किनारे पर ऐसे प्रतीक दिखाई दिए जो केंद्रीय चित्र में मौजूद समूहों के साथ पूरी तरह से मेल खाते थे। इनमें से कोई भी टुकड़ा एक साथ नहीं मिला था, किसी को भी आपस में जुड़ा हुआ नहीं माना गया था। लेकिन इमेजिंग से यह साबित हुआ कि ये सभी टुकड़े किसी ऐसी चीज के हिस्से थे जिन्हें एक संपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था। यह संभावना सामने आई कि यह आरेख कभी एक ही चर्मपत्र पर मौजूद होने के लिए नहीं था।
इसे कई ग्रंथों में वितरित किया गया था, जो देखने में असंबंधित प्रतीत होने वाले दस्तावेजों के भीतर छिपा हुआ था और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले धर्म ग्रंथों के नीचे परतों में समाहित था। किसी ने इस डिजाइन को खंडित करने में असाधारण सावधानी बरती थी, ताकि कोई भी सामान्य पाठक इसके पूर्ण रूप को न देख पाए। इन ग्रंथों को जानबूझकर अलग अलग कर दिया गया था, अलग अलग गुफाओं में दफनाया गया था और अलग अलग बर्तनों में संरक्षित किया गया था। लेकिन आरेख उन सभी में सांकेतिक रूप से अंकित था, मानो किसी ऐसी तकनीक का इंतजार कर रहा हो जो इस गुप्त आवरण को भेद सके। विद्वानों ने डिजिटल ओवरले का उपयोग करके संपूर्ण डिजाइन को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। उन्होंने ज्यामितीय निरंतरता के आधार पर टुकड़ों को संरेखित किया, रेखाओं के कोणों और वृत्तों की त्रिज्याओं को मिलीमीटर की सटीकता से मिलाया। उभरती हुई छवि अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ी और जटिल थी। जो खंड अलग अलग देखने पर पूर्ण प्रतीत होते थे, वे एक व्यापक संरचना के भीतर गौण तत्व बन गए। केंद्रीय वृत्तों के चारों ओर बाहरी वलय थे, जिनमें सर्पिलाकार पैटर्न में प्रतीकों की श्रृंखलाएं व्यवस्थित थीं। वृत्ताकार ढांचे से परे फैली हुई त्रिज्या रेखाएं दिशा सूचक चिन्हों या शायद निर्देशों जैसी आकृतियों में समाप्त होती थीं। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क था कि यह आरेख एक ब्रह्मांडीय मॉडल ब्रह्मांड या दैवीय व्यवस्था का मानचित्रण करने का एक प्राचीन प्रयास था। अन्य लोगों ने बताया कि ब्रह्मांडीय मॉडलों में आमतौर पर तारे, ग्रह या देवता जैसे पहचानने योग्य तत्व शामिल होते हैं। इस आरेख में इनमें से कोई भी नहीं था। यह अमूर्त और कार्यात्मक था। यह किसी दार्शनिक चित्रण से अधिक वास्तुशिल्पीय खाके जैसा लग रहा था। अनुपात माप का संकेत दे रहे थे, प्रतीक प्रक्रिया का सुझाव दे रहे थे। समग्र संरचना से यह आभास होता था कि यह किसी ऐसी चीज के लिए है जिसका पालन किया जाना चाहिए, न कि केवल चिंतन किया जाना चाहिए। अक्टूबर तक परियोजना दल ने यह तय करने की कोशिश करना बंद कर दिया कि वे क्या देख रहे हैं। मानचित्र, चार्ट, चित्र या आरेख जैसे सभी लेबल अपर्याप्त प्रतीत होने लगे। यह आरेख उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता था जिन्हें वे माप तो सकते थे, लेकिन समझ नहीं सकते थे। यह ऐसी जानकारी देता था जिसे वे पहचान तो सकते थे, लेकिन समझ नहीं सकते थे, और इसे जानबूझकर पवित्र ग्रंथों के नीचे उन लोगों द्वारा छिपाया गया था जो समझते थे कि इसे देखने के लिए ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होगी जो 2000 वर्षों तक अस्तित्व में नहीं आएंगे। ये ग्रंथ धर्म ग्रंथों को संरक्षित नहीं कर रहे थे, वे किसी और चीज का संरक्षण कर रहे थे। विद्वान क्यों घबरा रहे हैं? खोज से चुप्पी की स्थिति कुछ ही हफ्तों में आ गई। जो शोधकर्ता गर्मियों में प्रारंभिक निष्कर्षों पर खुलकर चर्चा कर रहे थे, वे शरद ऋतु तक अचानक टिप्पणी के लिए अनुपलब्ध हो गए। शैक्षणिक सम्मेलनों में निर्धारित प्रस्तुतियां बिना किसी स्पष्टीकरण के रद्द कर दी गईं। शोध पत्रों को चुपचाप पत्रिकाओं में जमा करने की प्रक्रिया से हटा दिया गया। रिस्कैन परियोजना, जो पुनर्स्थापित ग्रंथों और स्पष्ट किए गए अंशों के बारे में लगातार प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर रही थी, ने अपडेट देना पूरी तरह बंद कर दिया। बाहरी संस्थानों से प्राप्त पूछताछ का कोई जवाब नहीं मिला। आरेख को प्रकट करने वाले अंशों को सार्वजनिक इमेजिंग डेटाबेस से हटा दिया गया। परियोजना से जुड़े लोगों को यह समझ आने लगा कि कुछ मूलभूत परिवर्तन हो गया है। जिन बैठकों में कभी दर्जनों विद्वान शामिल होते थे, वे अब गोपनीयता समझौतों के तहत काम करने वाले छोटे समूहों तक सीमित हो गईं। ऐसे सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए जिनकी अकादमिक अनुसंधान के लिए कभी आवश्यकता नहीं थी। एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों ने मानक ईमेल का स्थान ले लिया। कुछ अंशों तक भौतिक पहुंच के लिए उन समितियों से अनुमति लेना आवश्यक था जो कुछ महीने पहले तक अस्तित्व में ही नहीं थीं। जिन शोधकर्ताओं ने नए प्रतिबंधों पर सवाल उठाए, उनके अनुबंधों में संशोधन किया गया या उनकी पहुंच रद्द कर दी गई।
संदेश स्पष्ट था, भले ही उसे सीधे तौर पर व्यक्त नहीं किया गया था। यह आरेख अब खुली जांच का विषय नहीं रहा। घबराहट एक समान नहीं थी। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि गोपनीयता अकादमिक पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये निष्कर्ष मानवता के हैं, न कि उन संस्थानों के जिनके पास संयोगवश ये टुकड़े मौजूद थे। लेकिन अन्य लोग इस बात के निहितार्थों को समझते थे कि किसी ऐसी चीज के बारे में अधूरी जानकारी जारी करना जिसके बारे में वे स्पष्ट नहीं कर सकते। यह आरेख सदियों से चले आ रहे बाइबल संबंधी विद्वत्तापूर्ण विचारों के विपरीत था। यह आरेख उस काल के ज्ञात इतिहास के विपरीत तकनीकी परिष्कार का संकेत देता था। इसने रचनाकार उद्देश्य और ज्ञान के बारे में ऐसे प्रश्न उठाए जिनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। शोध समुदाय के एक गुट का मानना था कि यह आरेख धार्मिक आधारों के लिए खतरा था। यदि इन ग्रंथों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से ही सुलभ गुप्त ज्ञान समाहित था, तो इसका तात्पर्य यह था कि कुमरान के लेखकों की समझ धार्मिक निष्ठा से कहीं अधिक व्यापक थी। इससे संकेत मिलता है कि वे कुछ ऐसा संरक्षित कर रहे थे जो धर्म ग्रंथों से परे था। शायद निर्देश, शायद चेतावनियां, या शायद ऐसे सिद्धांतों तक पहुंच जो जानबूझकर प्रामाणिक ग्रंथों से बाहर रखे गए थे। धार्मिक संस्थाएं जिन्होंने दशकों तक इन ग्रंथों के शोध का समर्थन किया था, अब चिंता व्यक्त करने लगीं। निजी बातचीत से पता चला कि बंद दरवाजों के पीछे दबाव डाला जा रहा था। कुछ शोधकर्ताओं ने बताया कि उनसे निष्कर्षों की खंडित प्रकृति पर जोर देने, अनिश्चितता पर बल देने और निश्चित दावे करने से बचने के लिए कहा गया था। कुछ अन्य लोगों को डर था कि इस आरेख के प्रकाशन से धर्मशास्त्र से कहीं अधिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। अकादमिक जगत के कई लोगों का करियर इन ग्रंथों की विशुद्ध धार्मिक व्याख्याओं पर आधारित था। पाठ्य पुस्तकों में समय सीमाओं को संहिताबद्ध किया गया था। संग्रहालयों ने प्रदर्शनियों को सुनियोजित तरीके से तैयार किया था। यदि इन टुकड़ों में पारंपरिक विद्वत्ता के लिए अदृश्य अर्थों की कई परतें छिपी थीं, तो इससे दशकों से स्थापित निष्कर्षों पर सवाल उठते थे। प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। संस्थागत विश्वसनीयता खतरे में थी। यह संभावना कि पांडुलिपियों को कभी पूरी तरह से समझा ही नहीं गया था कि वे अपनी वास्तविक सामग्री को प्रकट करने के लिए तकनीक का इंतजार कर रही थीं, उन लोगों के लिए पेशेवर रूप से खतरा थी जिन्होंने विशेषज्ञता का दावा किया था। नवंबर तक शोधकर्ताओं के एक छोटे समूह ने आरेख निष्कर्षों के स्थायी वर्गीकरण के पक्ष में तर्क देते हुए आंतरिक दस्तावेज प्रसारित करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इन तस्वीरों को चुनिंदा विद्वानों के एक सीमित समूह तक ही सीमित रखा जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि आगे के विश्लेषण तक, जिसमें वर्षों या दशकों लग सकते हैं, सार्वजनिक चर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। कुछ लोगों ने इसे जिम्मेदार सावधानी बताया। वहीं कुछ अन्य लोगों ने निजी तौर पर स्वीकार किया कि यह डर था, गलतफहमी का डर, धार्मिक प्रतिक्रिया का डर, ऐसे प्रश्न उठने का डर जिनका उत्तर समकालीन विद्वत्ता देने में असमर्थ थी। सबसे अधिक परेशान करने वाले तर्क उन लोगों से आए जिन्होंने आरेख का सबसे गहन अध्ययन किया था। उन्होंने ऐसे संरचनात्मक तत्वों की ओर इशारा किया जो प्राचीन दुनिया में किसी भी चीज से मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन आधुनिक सैद्धांतिक ढांचों में खोजी गई अवधारणाओं से चौंकाने वाली समानताएं दर्शाते थे। क्वांटम यांत्रिकी में दिखाई देने वाले अनुपात, टोपोलॉजिकल मॉडलों से मेल खाने वाली ज्यामितियां, प्रतीकात्मक अनुक्रम जो एल्गोरिथम तर्क का संकेत देते थे। यह संभावना कि प्राचीन लेखकों ने ऐसी जानकारी को कोडित किया था जिसे समझने के लिए 21वीं सदी के गणित की आवश्यकता थी, न केवल अकादमिक रूप से चुनौतीपूर्ण थी, बल्कि अस्तित्वगत रूप से भी चिंताजनक थी।
प्रतिबंधों के बावजूद यह बात फैलने लगी। परियोजना छोड़ने वाले शोधकर्ताओं ने अपने सहयोगियों से सावधानीपूर्वक बात की। कुछ अधूरी जानकारियां गुमनाम अकादमिक मंचों पर सामने आईं। लीक हुई तस्वीरें सर्वरों से हटाए जाने से पहले कुछ समय के लिए प्रसारित हुईं। हर रिसाव के साथ सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी होती गई। हर अफवाह से और भी सवाल उठते गए। पांडुलिपियों को रखने वाली संस्थाओं ने खुद को एक खोज नहीं बल्कि एक संकट से जूझते हुए पाया। उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला था जिसे वे न तो समझा सकते थे और न ही सार्वजनिक करने की हिम्मत कर सकते थे। ये दस्तावेज इसलिए खतरनाक हो गए थे क्योंकि उनमें जो लिखा था उससे कहीं ज्यादा उनके निहितार्थों से खतरा था। साल के अंत तक आधिकारिक रुख पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था। 2025 रीस्कैन प्रोजेक्ट ने कई ग्रंथों को सफलतापूर्वक संवर्धित किया है और संरक्षण कार्य जारी रखेगा। नए निष्कर्षों का विश्लेषण कठोर विद्वतापूर्ण मानकों के अनुसार किया जा रहा है। व्यापक समीक्षा के बाद अद्यतन छवियों तक सार्वजनिक पहुंच पुनः शुरू हो जाएगी। उस समीक्षा की समय सीमा अनिर्दिष्ट रही और जिस आरेख ने सब कुछ बदल दिया था वह एक ऐसी खोज बन गई जिसका आधिकारिक तौर पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। प्राचीन ज्ञान या निषिद्ध योजना। ये व्याख्याएं फुसफुसाहट और गुप्त संदेशों के माध्यम से प्रसारित होती थीं। आरेख का विश्लेषण करने में महीनों बिताने वाले शोधकर्ताओं ने कुछ सिद्धांत बनाने शुरू कर दिए जिन्हें वे आधिकारिक माध्यमों से व्यक्त करने में हिचकिचा रहे थे। ज्यामिति इतनी सटीक थी कि वह प्रतीकात्मक नहीं हो सकती थी। अनुपात इतने सुसंगत थे कि वे केवल सजावटी नहीं हो सकते थे। विभिन्न खंडों में वितरण इतना सुनियोजित था कि इसे संयोगवश नहीं कहा जा सकता था। आरेख चाहे जो भी दर्शाता हो उसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से बनाया गया था। सवाल यह था कि वह उद्देश्य क्या हो सकता है। कुछ लोगों का मानना था कि वे भूगोल का नहीं बल्कि किसी और चीज का नक्शा देख रहे हैं। संकेंद्रित वृत्त परतों या स्तरों का संकेत देते थे। त्रिज्या रेखाएं दिशा या प्रगति को दर्शाती थीं। प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर एकत्रित प्रतीक स्टेशनों या दहलीज को दर्शाने वाले चिन्हों के समान थे। एक शोधकर्ता ने सुझाव दिया कि यह आरेख आध्यात्मिक उत्थान को दर्शाता है, जो उसी काल के गूढ़ यहूदी ग्रंथों में वर्णित रहस्यमय चरणों का एक दृश्य निरूपण है। लेकिन अन्य लोगों ने पाया कि गणितीय सटीकता रहस्यमय परंपराओं के विपरीत थी। रहस्यवाद रूपकों पर आधारित था। यह आरेख माप पर आधारित था। एक अन्य व्याख्या के अनुसार इस डिजाइन में ज्ञात प्राचीन समय निर्धारण प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत कैलेंडर प्रणाली को दर्शाया गया था। अंतर्निर्मित वृत्त चक्रों के भीतर, चक्रों महीनों के भीतर, दिनों वर्षों के भीतर, वर्षों या बड़े खगोलीय कालों के भीतर दिनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये प्रतीक खगोलीय घटनाओं या अनुष्ठानिक प्रथाओं को दर्शा सकते हैं जो नग्न आंखों से अदृश्य गतियों से संबंधित हैं। लेकिन इस आरेख को मृत सागर स्क्रॉल से ज्ञात कैलेंडर प्रणालियों से जोड़ने के प्रयास विफल रहे। संख्याएं मेल नहीं खा रही थीं। पैटर्न आपस में मेल नहीं खा रहे थे। अगर यह कैलेंडर था तो यह समय को उन सिद्धांतों के अनुसार माप रहा था जिन्हें कोई नहीं पहचानता था। एक छोटे समूह ने एक और भी चिंताजनक संभावना पर विचार किया। उन्होंने पाया कि आरेख में कुछ ज्यामितीय संबंध पवित्र संरचनाओं, मंदिरों, अभयारण्यों और अनुष्ठानिक रूपांतरण के लिए निर्मित स्थानों में पाए जाने वाले वास्तुशिल्पीय अनुपातों से मिलते जुलते थे। लेकिन ये अनुपात प्राचीन विश्व में निर्मित किसी भी संरचना से कहीं अधिक थे। इन अनुपातों से ऐसे आयामों का पता चलता है जिनके लिए ऐसी निर्माण तकनीकों की आवश्यकता होती जो पहली शताब्दी के समुदायों के लिए उपलब्ध नहीं थीं।
एक पुरातत्वविद ने बताया कि यदि यह आरेख एक खाका था तो यह किसी ऐसी चीज का वर्णन करता है जो कभी बनाई ही नहीं गई थी, या शायद ऐसी चीज जिसे पत्थर और लकड़ी से बनाने का इरादा ही नहीं था। इन प्रतीकों में अपने आप में कई रहस्य छिपे थे। भाषाई विश्लेषण से पता चला कि इनमें कथा या प्रार्थना की भाषा के बजाय निर्देशात्मक भाषा के अनुरूप पैटर्न थे। ये प्रतीक क्रमबद्ध रूप से प्रकट हुए जो चरणों या अवस्थाओं का संकेत देते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने इनकी तुलना बाद के कालखंडों की कीमियाई संकेतन विधियों से की और पाया कि इनमें संरचनात्मक समानताएं हैं, क्योंकि प्रतीक वस्तुओं के बजाय प्रक्रियाओं को दर्शाने के लिए संयोजित होते हैं। लेकिन रसायन विद्या का उदय ग्रंथों के लिखे जाने के सदियों बाद हुआ। निजी चर्चाओं में वर्जित ग्रंथों के संदर्भ सामने आने लगे। कुमरान में टुकड़ों में संरक्षित एनोक की पुस्तक में जल प्रलय से पहले स्वर्गदूतों द्वारा प्रकट किए गए निषिद्ध ज्ञान का वर्णन है। जुबिलीस की पुस्तक में ब्रह्मांडीय संरचना और दैवीय मापों का वर्णन किया गया है। अन्य अपोक्रिफल ग्रंथों में ऐसे आरेखों और निर्देशों का उल्लेख है जिन्हें जानबूझकर सामान्य शिक्षा से छिपाकर रखा गया था। इन ग्रंथों का गहन ज्ञान रखने वाले विद्वानों को यह संदेह होने लगा कि क्या ये आरेख उसी प्रकार के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका उल्लेख उन प्राचीन चेतावनियों में किया गया था। जानकारी को खतरनाक माना जाता था। ज्ञान को तब तक गुप्त रखा जाना चाहिए था जब तक कि परिस्थितियां इसके सुरक्षित प्रकटीकरण की अनुमति न दें, या जब तक प्रकटीकरण अपरिहार्य न हो जाए। सबसे परेशान करने वाली व्याख्या प्रणाली सिद्धांत में विशेषज्ञता रखने वाले एक शोधकर्ता द्वारा दी गई थी। उसने सुझाव दिया कि यह आरेख किसी स्थान, समय या अवधारणा का वर्णन नहीं कर रहा था। यह एक प्रक्रिया का वर्णन कर रहा था। वृत्त विभिन्न चरणों को दर्शाते थे। ये चिह्न क्रियाओं या परिवर्तनों को दर्शाते थे। ज्यामितीय सटीकता ने दोहराव सुनिश्चित किया। यदि उसका विश्लेषण सही था तो आरेख निर्देशों का एक समूह था, लेकिन किन निर्देशों का यह स्पष्ट नहीं था। इस प्रक्रिया का कोई स्पष्ट आरंभ या अंत नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह एक चक्र में चलने, एक चक्र पूरा करने और विशिष्ट परिस्थितियों में दोहराए जाने के लिए बनाई गई थी, जिन्हें प्रतीकों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता था, लेकिन समकालीन विद्वत्ता उन्हें समझ नहीं पाई। निषिद्ध ज्ञान से समानता को नजरअंदाज करना कठिन होता जा रहा था। इतिहास में कुछ ग्रंथों को इसलिए नहीं दबाया गया क्योंकि वे विधर्मी थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें व्यवहार में खतरनाक माना जाता था। इनमें वे जादू टोने की पुस्तकें शामिल हैं जो अलौकिक शक्तियों को बुलाने का दावा करती हैं। साथ ही वे ग्रंथ भी हैं जो परिवर्तनकारी अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। वे पांडुलिपियां जिनमें ऐसी प्रक्रियाओं का वर्णन था जिनका सटीक निष्पादन विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए आवश्यक था। आरेख की संरचना इन दस्तावेजों से मिलती जुलती थी। यह धार्मिक सामग्री नहीं थी, यह चालू हो गया था। सर्दियों तक शोधकर्ताओं ने यह पूछना बंद कर दिया कि आरेख क्या दर्शाता है, और यह पूछना शुरू कर दिया कि यह किस लिए है। यह अंतर महत्वपूर्ण था। नक्शा आपको बताता है कि कोई चीज कहां स्थित है। कैलेंडर आपको बताता है कि कोई घटना कब घटित होगी, लेकिन ब्लूप्रिंट आपको बताता है कि निर्माण कैसे करना है। एक सूत्र आपको सृजन का तरीका बताता है। निर्देशों का एक समूह आपको सक्रियण का तरीका बताता है। पवित्र ग्रंथों के नीचे इस आरेख को अंकित करने वाले लेखकों ने इसे अदृश्य रखते हुए अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह साधारण प्रयास किए थे। उन्होंने इसे शत्रुओं से नहीं छिपाया था, उन्होंने इसे समय से ही छिपा रखा था। इसे टुकड़ों में गूढ़ कर रखा था ताकि भविष्य की पीढ़ियों के पास ऐसे उपकरण हों जो प्राचीन आंखों से जो दिखाई नहीं देता उसे देख सकें, तभी इनका उद्देश्य प्रकट हो सके।
ये पांडुलिपियां आस्था को संरक्षित नहीं कर रही थीं, वे एक पद्धति को संरक्षित कर रहे थे। यदि आरेख समझ में आ जाए तो क्या होगा? गुप्त बैठकों और गुप्त संदेशों में उठने वाला प्रश्न कभी यह नहीं था कि आरेख को डिकोड किया जा सकता है या नहीं। प्रश्न यह था कि क्या इसे डिकोड किया जाना चाहिए। पूर्ण समझ के लिए सभी टुकड़ों को जोड़ना, प्रत्येक प्रतीक का सहसंबंध स्थापित करना और प्रत्येक ज्यामितीय संबंध को उसके संपूर्ण संदर्भ में स्थापित करना आवश्यक था। तकनीक मौजूद थी, टुकड़े सुलभ थे। शोधकर्ताओं के पास संपूर्ण डिजाइन को पुनर्निर्मित करने और उसका गणनात्मक विश्लेषण करने के लिए आवश्यक उपकरण मौजूद थे, जिससे ऐसे पैटर्न सामने आ सकते थे जो विशेषज्ञों की जांच में भी अदृश्य रहते थे। लेकिन समझ की दिशा में हर कदम के साथ संस्थागत प्रतिरोध भी बढ़ता गया। कुछ लोगों का तर्क था कि अपूर्ण ज्ञान अज्ञानता से अधिक खतरनाक होता है। किसी जटिल प्रणाली की अधूरी समझ से विनाशकारी दुरुपयोग हो सकता है। यदि आरेख वास्तव में निर्देशात्मक था, यदि उसमें सटीक निष्पादन की आवश्यकता वाली प्रक्रिया का वर्णन था, तो संपूर्ण संरचना को समझे बिना उसका अनुसरण करने का प्रयास उन परिणामों को उत्पन्न कर सकता था जिन्हें प्राचीन लेखकों ने जानबूझकर रोकने का प्रयास किया था। आरेख के खंडित और छिपे होने से यह संकेत मिलता है कि इसे कभी भी लापरवाही से पुनः संयोजित करने का इरादा नहीं था। शायद लेखकों को यह समझ थी कि इस प्रकार के ज्ञान में अंतर्निहित जोखिम होता है। शायद उन्होंने इसे भविष्य में खोज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता के लिए कोडित किया था, इस विश्वास के साथ कि जब सही समय आएगा तो इसे समझने की आवश्यकता वाले लोगों के पास सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने के लिए तकनीक और बुद्धिमत्ता दोनों होंगी। कुछ अन्य लोगों ने सवाल उठाया कि क्या मौजूदा ढांचे के भीतर इसे समझना भी संभव है? संभव। यह आरेख उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता था जो देखने में तो सुसंगत प्रतीत होते थे, लेकिन समकालीन चिंतन से बिल्कुल भिन्न थे। प्रतीकों ने परिभाषाओं के बजाय संबंधों के माध्यम से अर्थ व्यक्त किया। ज्यामिति ने स्थान का वर्णन भौतिक आयामों के अनुरूप नहीं किया। कई शोधकर्ताओं ने पाया कि आधुनिक गणितीय या भाषाई मॉडलों का उपयोग करके आरेख की व्याख्या करने का प्रयास मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण हो सकता है। संभव है कि लेखक ऐसी ज्ञान प्रणालियों पर काम कर रहे हों जो ऐतिहासिक अभिलेखों में संरक्षित परंपराओं से पहले की या उनसे कहीं आगे की हों। उनके काम को समझने के लिए न केवल बेहतर उपकरणों की आवश्यकता होगी, बल्कि पूरी तरह से अलग तरह की सोच की भी आवश्यकता होगी। इस परियोजना में शामिल धार्मिक विद्वानों को यह समझ थी कि आरेख के पूर्ण प्रकटीकरण से असहज प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। यदि कुमरान समुदाय के पास ऐसा ज्ञान था जिसे 21वीं सदी की तकनीक से ही प्राप्त किया जा सकता था, तो उस ज्ञान का स्रोत क्या था? पारंपरिक कथा के अनुसार इन ग्रंथों को एक पृथक यहूदी संप्रदाय द्वारा धर्म ग्रंथों और सामुदायिक नियमों को संरक्षित करने का कार्य बताया गया था। लेकिन एक ऐसा संप्रदाय जो दृश्य पाठ के नीचे परिष्कृत ज्यामितीय और प्रतीकात्मक प्रणालियों को समाहित करने में सक्षम था, वह ऐतिहासिक मान्यताओं के विपरीत समझ के स्तर पर कार्य कर रहा था। कुछ शोधकर्ताओं ने दबे स्वर में सुझाव दिया कि यह आरेख आविष्कार के बजाय ज्ञान के प्रसार को दर्शा सकता है। जिन स्रोतों से ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें स्वयं लेखकों ने पूरी तरह से नहीं समझा था, फिर भी वह संरक्षित रहा, क्योंकि उन्होंने इसके पूर्ण अर्थ को समझे बिना भी इसके महत्व को पहचाना। संस्थागत निर्णयों में इन प्रश्नों का महत्व झलकता था। 2026 की शुरुआत तक संपूर्ण आरेख पुनर्निर्माण की पहुंच 1 दर्जन से भी कम व्यक्तियों तक सीमित हो गई थी। ज्यामितीय पैटर्न दर्शाने वाली खंडित छवियों को
अकादमिक डेटाबेस से हटा दिया गया था। विसंगतियों का उल्लेख करने वाले प्रकाशनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि आगे की समीक्षा के लिए उन्हें अज्ञात आधार पर निर्णय लेना था। जिन शोधकर्ताओं ने इन ग्रंथों पर वर्षों बिताए थे, वे स्वयं को इस ग्रंथ के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज से अलग थलग पाते थे। इसका औचित्य हमेशा एक ही होता था। जिम्मेदार शोध के लिए सावधानी आवश्यक थी। अपुष्ट व्याख्याओं का समय से पहले प्रकाशन जनता को गुमराह कर सकता है और अकादमिक विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जिन लोगों को इससे बाहर रखा गया था, वे असली मकसद को समझ रहे थे। संस्थान समय खरीद रहे थे। अब यह निर्धारित करने का समय है कि क्या आरेख को मौजूदा ढांचों के भीतर सुरक्षित रूप से समझाया जा सकता है। सावधानीपूर्वक नियंत्रित लीक पर जनता और धार्मिक प्रतिक्रिया का आकलन करने का समय है। यह तय करने का समय है कि क्या कुछ ज्ञान को अकादमिक सिद्धांतों की परवाह किए बिना स्थायी रूप से वर्गीकृत रखा जाना चाहिए। यह मिसाल चिंताजनक थी। अगर स्थापित धारणाओं को चुनौती देने के कारण खोजों को दबाया जा सकता था, तो विद्वत्ता जांच के बजाय पुष्टि करने का एक अभ्यास बन जाती। इस बीच आरेख स्वयं अपरिवर्तित रहा। इसकी रेखाएं, वृत्त और प्रतीक सुरक्षित सर्वरों में एनक्रिप्टेड रूप में संग्रहीत थे, जो केवल उन लोगों को दिखाई देते थे जिन्हें उन तक पहुंच प्रदान की गई थी, और वे 2 सहस्राब्दियों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसे बनाने वाले लेखक अब नहीं रहे। उनका समुदाय भी समाप्त हो चुका था। उनकी दुनिया मिट गई थी, लेकिन उनका काम जारी रहा। जानवरों की खाल के टुकड़ों और कार्बन आधारित स्याही में अंकित युद्ध विजय और निर्वासन के दौरान गुफाओं में छिपे रहने के कारण वे संरक्षित रहे, जब तक कि संयोग और जिज्ञासा ने उन्हें प्रकाश में नहीं ला दिया और अब उस तकनीक के माध्यम से फिर से प्रकट हुए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस आरेख ने एक ऐसी पीढ़ी के सामने अपना मौन प्रश्न रखा जो उत्तर देने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ ज्ञान तब प्रकट नहीं होता जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। यह तब प्रकट होता है जब परिस्थितियां इसकी अभिव्यक्ति की अनुमति देती हैं, चाहे हम तैयार हों या न हों। मृत सागर के ग्रंथों ने सदियों तक अपने संदेश पहुंचाए, जिन्होंने प्राचीन यहूदी धर्म और प्रारंभिक ईसाई धर्म की समझ को बदल दिया। लेकिन उन ग्रंथों के नीचे कुछ और भी छिपा था, कुछ ऐसा जिसे ग्रंथियों ने संरक्षित रखना आवश्यक समझा। जिस बात पर उन्हें भरोसा था वह तभी सामने आएगी जब दुनिया के पास उसे देखने के लिए उपकरण होंगे। यह दृश्यता वरदान थी या चेतावनी, यह अभी स्पष्ट नहीं था। आरेख को इतना तो समझा जा सकता था कि उसका महत्व पहचाना जा सके, लेकिन महत्व और अर्थ एक ही बात नहीं थे, और जितना करीब से देखा जाता उनके बीच का अंतर उतना ही बढ़ता जाता।